अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आज जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग भी इसको बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, ये जो राइज ऑफ टेम्परेचर दिन ब दिन जो है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और फ्लड्स आ रही हैं, आइस का ज़्यादा मेल्ट होना है, तो ये सब इफेक्ट्स हो रहे हैं। आजकल ये इश्यूज भी चल रहे हैं दुनिया में कि इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। तो अब इन सब सवालों का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों ये टेम्परेचर दिन ब दिन जो है ज़मीन का इंक्रीज होता जा रहा है और उसकी काजेज़ क्या हैं और उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखें, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मेन टॉपिक केमिस्ट्री का है, क्लास 8 साइंस में भी है और उसके अलावा आपके पास ये डिफरेंट सिलेबस में भी मौजूद है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, ये हमारा सन है, सूरज है। सूरज से जो लाइट हमारे पास आती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये जो रेडिएशन सूरज से निकलती है मोस्टली, जिनमें अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस हैं, विजिबल रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। तो सन से आने वाली थ्री टाइप की रेडिएशंस, जिनमें अल्ट्रा वायोलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। तो अभी यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक एक लेयर बना होता है और उस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जिसका केमिकल फार्मूला है O3। अब इस ओजोन लेयर का काम क्या है कि it absorbs the ultraviolet radiations which come from sun। सूरज से आने वाली जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं अल्ट्रावायोलेट, इनको ओजोन लेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ये हाई रेडिएशन जमीन तक ना पहुंच सकें। उसके बाद बाकी सूरज से आने वाले दो रेडिएशंस हैं, जिनमें विजिबल रेडिएशंस है और दूसरी इंफ्रारेड रेडिएशंस है। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर कॉल्ड लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस। तो एक रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ओजोन लेयर ने रिजर्व कर लिया, बाकी सूरज की जो दो रेडिएशंस थी जिसमें विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन ये जमीन तक आ जाती हैं। अभी फिर क्या होता है कि जमीन इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और जाहिर सी बात है कुछ क्वांटिटी में ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं अर्थ इसको वापस रीमिट करता है। तो अर्थ वापस इसको कहाँ रीमिट करता है? इन द एटमॉस्फेयर। अभी देखिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ये आए या लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस जमीन से लग के वापस रिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर, तो इनकी एनर्जी, सम एनर्जी जो इनकी होती है इट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय, इनकी कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती, क्या करती है, वाटर वेपर्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद ये वापस जमीन पे आ जाती हैं। लेकिन जब अब ये जमीन पे आएंगे तो इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा और टेम्परेचर आपका जो है वो मेंटेन रहेगा और इतना ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो आम कंडीशन ऐसे ही है कि ज़मीन से आने वाली रेडिएशंस जो है अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, सन से आने वाली रेडिएशन अल्ट्रावायोलेट, विजिबल या इंफ्रारेड है। तो अल्ट्रावायोलेट से एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, विजिबल एंड इंफ्रारेड जमीन पे आ गया, वापस जमीन ने इंफ्रारेड को रीमिट किया तो ये वापस एटमॉस्फेयर में गए। इनकी कुछ एनर्जी जो है वेपर
वेपर्स ने क्या कर दी, एब्जॉर्ब कर दी और फिर ये वापस ज़मीन पे आएंगे। लेकिन जब ये वापस आएंगे तो अभी इनकी एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज नहीं होगा। लेकिन अब देखें कि दिन ब दिन ये टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। अलबत्ता ज़मीन इन रेडिएशंस को, हाई हीट की रेडिएशंस को वापस रीमिट करता है और उसके बावजूद भी ये ज़मीन की जो टेम्परेचर है या मामूल के मुताबिक बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो अभी देखें इस टेम्परेचर का बढ़ जाना, इट इज़ ड्यू टू सम गैसेस जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये क्या होते हैं कि एक तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से दिन ब दिन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन क्यों बढ़ती है? जाहिर सी बात है, फ्यूल होती है, इंडस्ट्रीज में फ्यूल हो रही है और उसके अलावा जो व्हीकल से निकलने वाला फ्यूल्स है, तो इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिस वजह से दिन ब दिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। उससे क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वो एटमॉस्फेयर में एक थिक लेयर बना देते हैं। तो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड when its quantity increase due to human activities it form thick layer on the surface of earth, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले तो इंफ्रारेड रेडिएशन जमीन पे आती थी, फिर वापस रीमिट होती थी, इनकी कुछ एनर्जी वाटर वेपर्स ने एब्जॉर्ब कर दी, फिर वापस कर दी, तो अभी हीट मेंटेन हो जाता था, टेम्परेचर लो था। लेकिन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लगी गई, एक थिक लेयर उन्होंने बना दिया जमीन के ऊपर, तो अब क्या होगा कि जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन जमीन पे लगने के बाद वापस जमीन इनको रीमिट करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर ग्रीन हाउस गैसेस की थिक लेयर जो है इन इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता, बिकॉज नाउ इट ब्लॉक, ये रेडिएशंस को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जितनी एनर्जी से वापस जाती है वो सेम एनर्जी से इंफ्रारेड रेडिएशन वापस आती है। अब देखें ड्यू टू थिक लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की थिक लेयर की फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, इंफ्रारेड रेडिएशंस कांट इजीली गो टू द एटमॉस्फेयर। जो पहले जाते थे तो इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, फिर थोड़ी एनर्जी लेके वापस आते थे, तो जो अर्थ का टेम्परेचर था मेंटेन था। लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से जब ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई तो इन्होंने जमीन के ऊपर थिक लेयर बना दिया। अब इंफ्रारेड रेडिएशन साफ हो जाती है, लेकिन ये वापस रीइमिट नहीं हो सकती, दे कांट पास फ्रॉम दिस थिक लेयर, ये इस थिक लेयर से वापस नहीं जा सकती और इसी वजह से ऊपर जाके इस थिक लेयर से टकरा के फिर वापस आती है, जिसकी वजह से अभी क्या होगा, अभी यही होगा कि टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, राइज। तो अर्थ का टेम्परेचर राइज होता जाता है। क्यों होता जाता है कि अब ये रेडिएशंस वापस नहीं जा सकती, रीमिट नहीं हो सकती, रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, तो इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, सेम एनर्जी से जब वापस आते हैं तो ये आगे ज़मीन को की टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अभी इस प्रोसेस को हम साइंस में या केमिस्ट्री में ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, जमीन की टेम्परेचर का दिन ब दिन इंक्रीज होना ड्यू टू सम ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये टेम्परेचर दिन ब दिन क्यों राइज होता है, उसकी काज क्या है और इसकी नुकसानात क्या होती हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से
जाहिर सी बात है जब गर्मी बढ़ेगी तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, फ्लड्स आती हैं और उसके साथ मेल्टिंग ऑफ आइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखें इसको मैंने ग्रीन हाउस का नाम क्यों दिया, मैंने इसको इस प्रोसेस को ग्रीन हाउस के साथ क्यों कंपेयर किया। तो देखें बेटा, ग्रीन हाउस जैसे हमारे पास कुछ ग्रीन हाउसेज होती हैं, अब इन हाउसेज जो हैं, दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ गिलास। एक गिलास के हाउसेज बनाए जाते हैं और इन हाउसेज में हम फूल वगैरह लगाते हैं, इनमें आप प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं। अब ये जो प्लांट्स या फ्लावर्स हैं ये तब सरवाइव करते हैं जब इनको टेम्परेचर मेंटेन चाहिए, मीन्स कोल्ड वेदर में ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए हम एक गिलासेस के होम बनाते हैं जिनमें हम जो है क्या लगाते हैं, प्लांट्स या फ्लावर। तो अभी देखें ग्रीन हाउस, ग्रीन प्लांट्स है ये आपके पास और ये प्लांट का हाउस है। तो इन गिलास में भी क्या होता है कि सूरज, ये जो गिलास है ये सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस हैं जैसे विजिबल है या इंफ्रारेड है, ये गिलास से आ तो जाती है लेकिन ये वापस गिलास से नहीं जा सकती, तो ये वापस ट्रैक नहीं जा सकती, इसी वजह से ये फिर यहाँ से गिलास से लग के वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस गिलास के अंदर जो टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है और यहाँ पे प्लांट्स या फूल सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस जो गिलास के बने होते हैं इनमें फूलों को, प्लांट्स को हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इनको हाई टेम्परेचर देते हैं ताकि ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करें। तो एक ही रास्ता है कि गिलास इन हाई रेडिएशंस को अंदर तो दाखिल होने देता है लेकिन वापस नहीं बेक नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये यहाँ पे मौजूद होती हैं और इस हाउस का टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सेम बात है, ये ग्रीन हाउस गैस का जो थिक लेयर है इसको आप एक ग्रीन हाउस समझ लें। तो ये एक थिक लेयर जो बन गया तो ये एक गिलास का हाउस बन गया। अभी ये थिक लेयर जो बन जाता है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सूरज से आने वाली हाई रेडिएशंस को जमीन पे आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती, जिसकी वजह से ये वापस आ जाती हैं। ये यहाँ पे वापस जब नहीं जा सकती तो यहाँ पे टेम्परेचर को, जमीन की टेम्परेचर को हद से ज्यादा राइज कर देती हैं। तो सेम इफेक्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग, सेम इफेक्ट इन द ग्रीन हाउस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये आपके बड़ा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ है जो दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो ये आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट था या ग्लोबल वार्मिंग था। अभी आप समझ गए कि ग्रीन हाउस क्या है, इसको हम ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसकी काजेज क्या हैं, जमीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, आइसिस जो है मेल्ट हो रहे हैं, तो उनकी काजेज क्या हैं। तो ये सब मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज कॉज ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ और इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है और हम इनको कैसे बचाया जा सकेगा। तो इसी वजह से अभी आपने ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ ली। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।